नमस्ते दोस्तों। देखिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आपने केवल एक क्लास डाल करके छोड़ दिए या अभी और आगे क्लासेस नहीं ले रहे। तो एक्चुअली क्या था कि इतनी ज़्यादा ऑफलाइन क्लासेस होती है मॉर्निंग में, फिर इवनिंग में, फिर ड्यूटी भी रहती है, तो टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन अब आसानी से टाइम निकाल पाएंगे और अब हम रेगुलर वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। तो लास्ट टाइम हमने आपका जेट का जो सिलेबस स्टार्ट किया था उसमें फर्स्ट यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, जिसका एक वीडियो हमने डाल दिया था। ये हमारे पास इसका दूसरा वीडियो है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो बेसिक चीज़ें थी, यानी कि एटम क्या होता है, इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या थे, इनके प्रॉपर्टीज़ क्या थी, वो सारे हमने देख लिया था। उसके बाद में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट देख लिया था कि एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा उसमें क्या क्या फंडामेंटल पार्टिकल थे और उनकी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या उसका जो मास नंबर है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो भी हमने देख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका नया टॉपिक, एटॉमिक मॉडल या परमाणु मॉडल। देखिए, एटॉमिक मॉडल या परमाणु मॉडल होता क्या है। एक्चुअली मॉडल का अर्थ जो होता है, मॉडल का मीन्स है कि जैसे हम किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब कोई कच्ची कॉलोनी कटती है, तो जब भी कोई कॉलोनी बनती है या कोई बिल्डिंग बनाता है, तो उसका एक कच्चा फॉर्मेट बनाता है। ठीक है, वो मिट्टी से बना सकता है या लकड़ी से बना सकता है कि ये बनने के बाद में ऐसी दिखेगी। वो भी अपने आप में क्या होता है, उस कॉलोनी का या बिल्डिंग का मॉडल होता है। उसी तरह से हम परमाणु हमें कैसे दिखेगा या परमाणु कैसा होता है, उसको फ्रेम करने के लिए जो मॉडल दिया जाता है उसको हम बोलेंगे एटॉमिक मॉडल। यानी कि इसके जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो किस तरह से अरेंज होकर के एटम की स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसी रीअरेंजमेंट को प्रेजेंट करना या उसको प्रदर्शित करना क्या कहलाएगा, एटॉमिक मॉडल कहलाएगा। इसमें सबसे पहला जो मॉडल दिया गया था, ठीक है, वो दिया गया था, पहला मॉडल हम इसमें पढ़ते हैं, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। तो जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। इस मॉडल को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। बहुत बार पूछा जाता है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया। तो प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने। लेकिन ये मॉडल जो है वो कंप्लीटली रॉन्ग था। अब फिर भी हम इसको पढ़ रहे हैं, उसका रीजन क्या है कि पहला मॉडल किसने प्रेजेंट किया। तो पहला मॉडल जे थॉमसन ने दिया था, इसलिए हम इसको पढ़ते भी है। और जे थॉमसन ने, आपको पता हो तो, एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी की थी, जो था इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल था एटम का, उसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल या फर्स्ट एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया था, और उसका नाम क्या रखा इन्होंने, प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको कहा जाता है। अब इन्होंने स्ट्रक्चर क्या बताई एटम की। तो इन्होंने क्या कहा कि एटम की जो स्ट्रक्चर है वो वास्तव में एक लड्डू के समान या एक तरबूज के समान, यानी कि वाटरमेलन के समान होती है। जिस तरह से एक लड्डू में या एक तरबूज में उसका पूरा भाग होता है, जैसे ये तरबूज है, ये इसका पूरा भाग है वाटरमेलन का, रेड भाग है, और इसके बीच बीच में कहीं कहीं कुछ बीज होते हैं। और इन्होंने कहा कि ये जो पूरा रेड भाग है ये वास्तव में इसका धनावेशित भाग है, यानी कि इसका पॉजिटिव भाग है, जो प्रोटॉन का पॉजिटिव भाग है। और पॉजिटिव भाग मुख्य रूप से किसका बना होता है, प्रोटॉन का। और इसी में इन्होंने न्यूट्रॉन को भी बताया, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर इसका संपूर्ण द्रव्यमान वाला भाग बनाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल वास्तव में जिस तरह से तरबूज में बीज होते हैं उसी तरह से धनावेश में दस्य होते हैं, यानी कि ये कौन से पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। तो जिस तरह से तरबूज में बीज होते हैं उसी तरह से पॉजिटिव, अर्थात इसका जो कंप्लीट मास है, जिसमें प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, वो इसका कंप्लीट द्रव्यमान बनाएंगे। और इसके अंदर जिस तरह से बीज दशे होते हैं उसी तरह से इस पॉजिटिव पार्ट में कौन दशे होते हैं, इलेक्ट्रॉन दशे होते हैं। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल नहीं रह सकते, जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आएंगे, वैसे ही ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और एटम का जो अस्तित्व है वही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जे थॉमसन का ये मॉडल बाद में क्या कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। तो जब जे थॉमसन का मॉडल अमान्य हो गया, तो फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए दूसरा मॉडल हमारे पास आता है, और वो मॉडल आता है हमारे पास आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो अब हम देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु। देखिए, अब हम देखते हैं दूसरा रदरफोर्ड
एटॉमिक मॉडल, यानी कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो जब जे थॉमसन का मॉडल गलत हुआ, यानी वो तो ऑब्वियसली गलत रोंग था, क्योंकि एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ नहीं रह सकते। अब रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, सोने की पन्नी पर, यानी कि जो गोल्ड होता है उसकी पतली पन्नी पर, थिन शीट पर, उसकी पतली पन्नी पर अल्फा कणों की, इसकी अल्फा कण या अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल वास्तव में क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। जैसे हमारे पास 2He4 हीलियम परमाणु है, इस हीलियम परमाणु पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए इससे, तो इसमें जो बचता है वो बचेगा आपके पास हीलियम का नाभिक 2He4, और इस पर +2 चार्ज आ जाएगा। इसे हम द्विआवेशित हीलियम आयन, यानी कि बाईचार्ज या डाईचार्ज हीलियम आयन, या फिर हीलियम का द्विआवेशित आयन ना कहकर इसे हीलियम का नाभिक भी कह सकते हैं, क्योंकि हीलियम के अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसका नाभिक है और इसकी एक ही कोष होता है, और इस कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल दिए तो केवल हीलियम का क्या बचा, न्यूक्लियस ही बचा, और इस हीलियम के न्यूक्लियस को ही या हीलियम के द्विआवेशित आयन को ही क्या कहा जाता है, अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। तो रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अपना जो मॉडल प्रस्तुत किया, उसके लिए ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में किसका यूज किया, सोने की पतली पन्नी और इसके अलावा अल्फा पार्टिकल। इन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की, क्या की, अल्फा कणों की बौछार की। इसका डायग्राम आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। इस डायग्राम में एक्चुअली इन्होंने एक क्रिकेट की बाउंड्री की तरह पूरा राउंड शेप शीट बनाई, जैसे क्रिकेट की बाउंड्री होती है ऐसे, और ये दीवार होती है पूरी की पूरी, और इसके पीछे की तरफ एक दीवार और बनाई। ये हमारे पास गोल्ड की पन्नी है, गोल्ड की सीट, और ये आपके पास ZnS जिंक सल्फाइड पॉलिश्ड एक लेयर और होती है। और इस तरफ से इन्होंने एक उपकरण लिया, और उस उपकरण का नाम था साइक्लोट्रॉन। क्या नाम था, साइक्लोट्रॉन। और इस साइक्लोट्रॉन से इन्होंने अल्फा पार्टिकल को हाई स्पीड से एक्सेलरेट किया। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण होता है जो उच्च भार वाले धनावेशित कणों को, यानी कि हाई वेटेड पॉजिटिव पार्टिकल जो होते हैं उनको एक्सेलरेट करता है, यानी त्वरित गति से गति करवाता है। और यहां पर ये अल्फा पार्टिकल भी एक तरह से वेटेड, यानी कि भारी अल्फा कण है, भारी कण है। क्यों, क्योंकि इसका मास आप देख सकते हो एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का लगभग 4 टाइम्स है, यानी 4 गुना है। तो 4 गुना द्रव्यमान वाला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में लगभग 4 गुना द्रव्यमान वाला जब कण आएगा तो उसको हम भारी पार्टिकल ही बोलेंगे। ये भारी पार्टिकल त्वरित किए जाते हैं किसके द्वारा, साइक्लोट्रॉन के द्वारा, और सोने की पन्नी पर आपतित किए। तो इन्होंने क्या देखा, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, रदरफोर्ड ने। किसके लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में साइक्लोट्रॉन उपकरण की सहायता से अल्फा कणों को उच्च वेग से त्वरित करते हुए सोने की पन्नी पर आपतित किया। तो इन्होंने देखा कि अधिकतर अल्फा कण जो है वो इस पन्नी को भेद करके बाहर निकल जाते हैं दूसरी ओर, और जाकर किससे टकराते हैं, ZnS लेपित प्लेट से। और यहाँ पर ZnS जो है वो एनर्जी के प्रति सेंसिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हल्की सी स्पार्किंग होती है, जिससे हम इसकी काउंटिंग कर सकते हैं कि कितने अल्फा कण इधर आए। तो इन्होंने पहले अपने प्रेक्षण में इन्होंने कुल 3 प्रेक्षण लिए। जो प्रेक्षण लिए, ऑब्जर्वेशन देखे इन्होंने 2-3 ऑब्जर्वेशन मुख्य रूप से देखे। पहला तो क्या कि अधिकतर अल्फा कण जो थे वो सोने की पन्नी को भेद करके दूसरी ओर निकल जाते हैं। और दूसरा इन्होंने क्या देखा कि वो कुछ अल्फा कण जो वो अपनी दिशा से विचलित हो जाते हैं, और एवरेज 9000 अल्फा कणों में से, कितने, 9000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण अपनी डायरेक्शन से लगभग 90 डिग्री कोण घूम जाता है। कितना घूम जाता है, 90 डिग्री। यानी पहला तो क्या कि मैक्सिमम अल्फा कण जो है वो इस सोने की पन्नी को भेद कर बाहर निकल जाते हैं दूसरी ओर, और लगभग 9000 यानी कि 9000 अल्फा कणों में से एवरेज, ऐसा नहीं कि 9000 भेजेंगे तो ही एक, 9000 का मतलब जैसे मान लीजिए इन्होंने टोटल 90000 अल्फा पार्टिकल डाउन किए, तो एवरेज 9000 मीन्स प्रति 9000 पे, तो इसमें से लगभग कितने, 10 अल्फा कण। ये कभी भी किसी भी स्थिति में, यानी पहला ही कण जा सकता है, या मान लीजिए 20000 करूं तब एक, फिर अगला 27 करूं तो 3, इस तरह से एवरेज जो वैल्यू निकाली जाती है वो टोटल एक्सपेरिमेंट के बाद निकाली जाती है। तो एवरेजन ये देखा गया कि 9000 अल्फा कणों में से
एक अल्फा कण लगभग अपनी डायरेक्शन से कितना घूम जाता है, 90 डिग्री एंगल घूम जाता है। और इसी एक्सपेरिमेंट को आगे करते जाए तो ये देखा कि लगभग एवरेज 20,000 अल्फा कणों में से कितने, 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल अपनी डायरेक्शन से लगभग 180 डिग्री कोण घूमकर वापस उसी दिशा में लौट आता है। यानी ये इस सोने की पन्नी को टच होने से पहले ही वापस लौट आता है। और इस प्रकार से लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण वापस अपनी डायरेक्शन में लौट आता है। कितना कोण घूम के, 180 डिग्री। और यह घटना वास्तव में अचंभित करने वाली थी, क्योंकि एक सोने की पतली पन्नी ही थी, उससे इतना तेज निकलने वाला अल्फा पार्टिकल टकराने से पहले ही वापस लौट आया। तो इसका मतलब यहां बहुत पावरफुल फोर्स रहा होगा जिसने इसको वापस धकेल दिया। इन निष्कर्षों के आधार पर, इन प्रेक्षणों के आधार पर फिर इन्होंने निष्कर्ष निकाले। और इन्होंने क्या देखा, वास्तव में अगर हम देखें तो जैसे ये एक परत है और ये परत जो है इस पर इस तरह से गोले बने हुए हैं। ये गोले उसी प्रकार से जैसे आपने किसी प्लेट में लड्डुओं को रख दिया, इस तरह से ये प्लेट में लड्डू रखे हुए मान लीजिए। और चूंकि यहां पर जो गोल्ड की सीट यूज की गई है, इस गोल्ड की सीट में एक बहुत बड़ी नेचर होती है कि इसकी जो तनन सामर्थ्य होती है, स्ट्रेंथ होती है वो फैलने की, वो बहुत ज्यादा होती है। अगर आप इसको पीटते हो तो ये फैलता जाता है, लेकिन इतने आसानी से नहीं टूटता। यही कारण है कि हम गोल्ड के आसानी से ज्वेलरी, बहुत छोटी से छोटी ज्वेलरी आसानी से बनाई जा सकती है, क्योंकि गोल्ड इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता। तो इसके जो तनन सामर्थ्य है वो बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए गोल्ड को पतली सी शीट में बनाया जा सकता है, जिसकी मोटाई लगभग माइक्रोमीटर कोटि या नैनोमीटर कोटि तक बनाई जा सकती है। और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। इतनी छोटी, इतनी पतली माइक्रो प्लेट जो है या सीट जो है वो गोल्ड की बनाई जा सकती है। और इस सीट पर जब अल्फा पार्टिकल की बौछार की गई तो इन्होंने ये 3 प्रेक्षण देखे कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल दूसरी ओर निकल जाते हैं। एवरेजर 9,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण अपनी दिशा से 90 डिग्री कोण घूम जाता है। और लगभग 20,000 अल्फा कणों में से, यानी 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण इस सोने की पन्नी को स्पर्श करने से पहले ही 180 डिग्री कोण घूम के वापस अपनी दिशा में लौट आता है। ये घटना बहुत अचंभित करने वाली थी। और इन प्रेक्षणों के आधार पर जब रदरफोर्ड ने प्रेक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाला तो इन्होंने ये बताया कि वास्तव में ऐसा होता क्यों है। तो वास्तव में या आप इस प्लेट को कंपेयर कीजिए, और इन्होंने कहा कि ये जो परमाणु है ये एक परत बना रहे हैं। एक तरह से ये जो गोल्ड के एटम है यही एक परत बना रहे हैं। और इस गोले में, इसमें मैं सेंटर वाले गोले को ले रहा हूं, कोई सा भी ले सकते हैं हम देखने को। इस सेंटर वाले गोले के केंद्र में एक छोटा सा पॉइंट बताया इन्होंने। और ये क्या कहा इन्होंने कि ये तो परमाणु का जो शेष भाग है ये तो पूरा का पूरा खोखला है। तो यहां से जब अल्फा पार्टिकल गया तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगा और वो आसानी से निकल गया। लेकिन जब वो इस पॉइंट के पास से गुजरा या इसके ठीक सामने गुजरा तो वो अपनी दिशा से विचलित हो गया। और चूंकि मैंने अभी बताया अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? पॉजिटिव। हीलियम का नाभिक ही तो है ये एक तरह से। तो जब ये इससे गुजरा तो इसका मतलब यहां से विचलित हो रहा है, तो इस पॉइंट का चार्ज भी कैसा होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। और वास्तव में इन्होंने क्या पाया कि ये पॉजिटिव पार्टिकल ही होता है। और ये जो बना होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। यानी रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान है अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो इसके केंद्र में यानी इसके सेंटर में सेंटर्ड होते हैं। और इसी भाग को इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस या नाभिक। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस या फिर नाभिक। तो न्यूक्लियस या नाभिक की खोज का जो श्रेय वो किसको दिया जाता है? रदरफोर्ड को। और रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो बेसिकली नाभिक पर ही आधारित था। और इन्होंने सबसे पहले बताया कि परमाणु या एटम का जो संपूर्ण मास होता है, यानी कि इसका जो संपूर्ण मास का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि मास जो होता है, वेट जो होता है एटम का, वो मोस्टली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्के पार्टिकल्स होते हैं हरिचीसन में। तो इन्होंने बताया कि संपूर्ण द्रव्यमान अर्थात इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो इसके सेंटर में सेंटर्ड होते हैं। और इसी पॉइंट को इन्होंने नाम दिया क्या? न्यूक्लियस या नाभिक। और इसके चारों ओर जो पूरा भाग दिख रहा है ये खोखला था। और इस खोखले भाग में इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्र लगाते हैं। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने अपने प्रेक्षणों के आधार पर परमाणु की संरचना को डिफाइन किया कि परमाणु जो है वो वास्तव में दो संरचना में विभक्त होता है। इस तरह से इसका जो बीच वाला सेंटर पार्ट है
इसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। और भारी पूरा जो भाग है इसको नाम दिया इन्होंने परिधीय खोखला भाग। तो इस तरह से इन्होंने दो भाग बताए, एक तो होलो पार्ट, क्या बताया? होलो पार्ट यानी कि खोखला भाग, और एक बताया सेंटर्ड सॉलिड पार्ट, सॉलिड पार्ट। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने एटम की स्ट्रक्चर को दो भागों में डिवाइड किया। तो रदरफोर्ड के अनुसार जो एटम की स्ट्रक्चर होती है वो दो भागों में डिवाइड होती है। एक होता है उसका बाहरी होलो पार्ट यानी खोखला भाग, और एक उसका केंद्रीय सॉलिड भाग। इसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। और इस होलो पार्ट में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर डिफाइन की थी किसने? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने नाभिक की भी डिस्कवरी की और एटम की स्ट्रक्चर को भी डिफाइन किया। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ एक कमियां थी, और वो कमियां क्या थी वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम रदरफोर्ड मॉडल से ये जो दो पार्ट प्राप्त हुए, इन दोनों पार्ट में ये देखने वाली इंपॉर्टेंट चीज है कि इस परमाणु का जो अधिकांश भाग का मतलब है कि इसका जो साइज है वो बहुत बड़ी है और न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी है। रदरफोर्ड ने ही बताया था कि इस परमाणु की जो रेडियस होती है, या ये कह सकते हैं इसका जो साइज होता है, वो लगभग एंगस्ट्रॉम कोटि का होता है। किस कोटि का होता है? एंगस्ट्रॉम कोटि का। अगर एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू देखी जाए, एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू देखी जाए तो वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। ये तो रदरफोर्ड ने बताया कि एक परमाणु जो है उसका आकार जो किस कोटि का होता है? एंगस्ट्रॉम कोटि का। जबकि नाभिक जो होता है उसका आकार फर्मी कोटि का होता है, और एक फर्मी की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर। इतना। अब आप इन दोनों में कंपेयर करोगे, आप इन दोनों में कंपेयर करो तो ये देखोगे कि जो परमाणु का आकार आ रहा है एंगस्ट्रॉम कोटि का, वो इस नाभिक के आकार की तुलना में लगभग 10⁵ गुना अधिक बड़ा है। लगभग 10⁵ गुना अधिक बड़ा है, यानी कि 1,00,000 गुना। कितना? 1,00,000 गुना अधिक बड़ा है। 1,00,000 गुना अधिक बड़ा है। इसका मतलब अगर आप न्यूक्लियस को लगभग 1 मीटर का मान लो, कितना मान लो? 1 मीटर का, तो इसकी तुलना में नाभिक जो है वो अगर हम नाभिक को 1 मीटर का मान ले कि इस नाभिक की रेडियस जो वो 1 मीटर है, तो इसकी तुलना में जो परमाणु होगा वो लगभग 1,00,000 मीटर का होगा, यानी कि लगभग 1,000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। कितना? 100 किलोमीटर भी कह सकता हूं मैं। आप ये सोच सकते हो कि अपने जयपुर की रेडियस भी 100 किलोमीटर नहीं होगी, और उसमें केवल 1 मीटर का कोई छोटा सा गोला रखा है वो नाभिक अपने आप में। यानी आप इसकी तुलना इस तरह से कर सकते हो जैसे कमरे के अंदर एक जो कांच की गोली होती है, छोटी सी कांच की गोली जो होती है छोटी सी, एक कमरे के अंदर, वो नाभिक को बताती है, जबकि बाकी पूरा कमरा क्या है? एटम है। यानी कमरे का साइज जो है वो अपने आप में एक एटम हो, तो उसके अंदर कांच की एक छोटी सी गोली अगर रख दो तो वो किसको बताएगी? न्यूक्लियस को बताएगी। तो बहुत छोटा न्यूक्लियस होता है एटम की स्ट्रक्चर की तुलना में। ये किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। तो अब हम रदरफोर्ड मॉडल के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, यानी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल में क्या क्या कमियां रह गई थी वो भी देखेंगे। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, यानी कि रदरफोर्ड मॉडल के अनुप्रयोग। देखिए, हम थोड़ा सा इसको तेज पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन क्लास में आप सभी जो ज़्यादातर बच्चे जो वीडियो देखेंगे वही है जो मेरे से ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी ले रहे हैं तो वो भी अगर इसको पढ़ना चाहे तो आप आराम से इस वीडियो को स्लो मोड में चला करके अपने नोट्स साथ साथ बना सकते हो। और यदि कोई बच्चा पहले से पढ़ा हुआ है और उसको केवल रिवीजन करना है तो वो वीडियो को स्पीड बढ़ा करके देख सकता है और अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकता है। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं उनका रिवीजन हो जाए, और अगर कोई नया बच्चा पढ़ रहा है तो वो भी आसानी से, जो कोई 12th के साथ में कर रहा है जेट की तैयारी, या फिर ऐसे ही ड्रॉप करके जेट की तैयारी कर रहा है, वो आसानी से यहाँ से अपने सिलेबस को कवर कर सके, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल के अनुप्रयोग। तो रदरफोर्ड मॉडल का पहला अनुप्रयोग है वो परमाणु आकार के लिए, यानी परमाणु आकार को बताता है, यानी कि एटॉमिक साइज को। और एटॉमिक साइज का मतलब इसकी रेडियस। और रदरफोर्ड ने क्या बताया कि एटम की जो रेडियस है वो लगभग एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है, और एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। ये एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू है, किसकी है? एक एंगस्ट्रॉम। तो एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर की होती है, 10⁻⁻10। इसी तरह से नाभिक का जो आकार है उसके बारे में रदरफोर्ड ने बताया, और नाभिक का आकार कितना बताया?
फर्मी कोटि का, और फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15, यानी एक फर्मी की जो वैल्यू होगी वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। अब अगर इन दोनों की रेडियस में कंपेयर किया जाए या इनकी साइज में कंपेयर किया जाए तो एक एटम की रेडियस और न्यूक्लियस की रेडियस का जो रेशियो आता है वो आता है 10⁵। यहाँ से इनकी वैल्यू रखने पे ये आएगा, यानी कि एक एटम की जो रेडियस है वो एक न्यूक्लियस की रेडियस की तुलना में, यानी कि एक परमाणु की जो त्रिज्या है वो नाभिक की त्रिज्या की तुलना में 10⁵ गुना बड़ी होती है। अर्थात नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में ये कह सकते हैं बहुत छोटा होता है, या परमाणु का आकार एक नाभिक के आकार की तुलना में बहुत बड़ा होता है। और कितना बड़ा होता है? लगभग 10⁵, यानी 1,00,000 गुना तक ज्यादा बड़ा होता है। ये पहले भी बताया था अभी, ठीक है। दूसरा है नाभिक की जो त्रिज्या है, यानी कि न्यूक्लियस की जो रेडियस है उसका एटॉमिक मास नंबर, यानी कि इसकी जो द्रव्यमान संख्या है, जैसे हमने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि एक तत्व को हम ZXA से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 11 Na23, तो यहाँ पे ये जो 23 है ये उस एटम का क्या है? एटॉमिक मास नंबर है, यानी द्रव्यमान संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है कि हमारे पास जो एटम है, इस एटम का जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में कितने तो प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग ही क्या कहलाता है? एटॉमिक मास नंबर कहलाता है, यानी द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो इस नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, अर्थात उनकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, उस पर भी नाभिक की त्रिज्या निर्भर करती है। क्योंकि हम जानते हैं कि इस न्यूक्लियस में जैसे जैसे ये जुड़ेंगे तो इसका आकार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यानी जैसे आपके पास कोई लड्डू है, उसमें बूंदी जोड़ते जाओ तो उस लड्डू का आकार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो उसी तरह से हमारे पास न्यूक्लियस में जैसे जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या अर्थात द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे उस न्यूक्लियस की रेडियस भी क्या होगी? बढ़ेगी। और किस रेशो में? तो ये वो रिलेशन है, ये भी रदरफोर्ड ने बताया था कि एक न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? a⁻⁴ यानी a के घनमूल के। किसके? a के घनमूल। जैसे वर्गमूल होता है, वर्गमूल को जैसे x का वर्गमूल करना हो तो हम ऐसे लिखते हैं, और इसी तरह से x का घनमूल करना हो तो हम ऐसे करके 1 यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। इसका अर्थ होता है x⁻⁴। इसी तरह से अगर मैं x√n लिखता हूं तो इसका अर्थ है x⁻⁴n, यानी रूट में लिख करके अगर यहाँ पर हम कोई संख्या दर्शाते हैं तो इसका मतलब वो 1/, में उसकी पावर है। तो घनमूल का मतलब है 1/3। तो यहाँ पर x की जो पावर है 1/3 है, तो इसका मतलब कि एक द्रव्यमान संख्या जो है उसके घनमूल के समानुपाती होती है। कौन? नाभिकीय त्रिज्या। तो नाभिकीय त्रिज्या द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है, अर्थात Rn समानुपाती a⁻⁴। अब यहाँ पर इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक समानुपाती नियतांक लगाते हैं, और वो लगाते हैं R0 a⁻⁴। यहाँ पे R0 जो है ये एक समानुपाती या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जिसे हम रदरफोर्ड नियतांक भी कहते हैं। हरी सर में तो ये हमारे पास एक समीकरण बनती है जो कि नाभिक की त्रिज्या का द्रव्यमान संख्या पर डिपेंडता को बताती है। यानी कि एक नाभिक की त्रिज्या किस तरह से द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करती है, उसका ये फॉर्मूला हमारे पास आता है। ये तीनों की तीनों एप्लीकेशन किसकी है? रदरफोर्ड मॉडल की। अब यहीं से हम पढ़ते हैं ना नेक्स्ट एप्लीकेशन, न्यूक्लियस का घनत्व या डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, यानी एक नाभिक का घनत्व क्या होता है। चलिए देखिए, नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस या नाभिक का घनत्व है। जनरली घनत्व का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि घनत्व का जो फॉर्मूला होता है D = होता है m/v, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ पर न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है उसको हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रो की वैल्यू आ जाएगी m/v। m का मतलब यहाँ पर द्रव्यमान संख्या से, और v का मतलब यहाँ पर एक गोले का आयतन, और गोले का आयतन होता है 4/3 πr3, और ये नाभिक की है तो Rn। आप देख सकते हो ये जो न्यूक्लियस है जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है, किससे बना हुआ है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से, अर्थात द्रव्यमान संख्या से। तो ये एक गोले के समान संरचना है, और एक गोले का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 πr3, जहां पर r उसकी रेडियस है और 4 पाई कांस्टेंट है। पाई मैथमेटिकल कांस्टेंट है और 4 पाई ऑलरेडी एक अंकीय कांस्टेंट है। तो यहाँ पर v जो है वो इस गोले का आयतन है, और घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस नाभिक का जो द्रव्यमान है वो वास्तव में द्रव्यमान संख्या के इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब इस नाभिक का या न्यूक्लियस का जो डेंसिटी आएगा वो क्या आएगा? a/4 पाई
आर क्यूब। यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, आर एन जो है वो न्यूक्लियस की रेडियस है और ए इस न्यूक्लियस की क्या है, द्रव्यमान संख्या। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आर एन की जो वैल्यू होती है वो आती है आर नोट ए की पावर 1/3। ये रदरफोर्ड ने बताया था। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रखें तो रो इक्वल टू आता है A/4π3 पाई, और ये वैल्यू रखेंगे A 1/3 और इसका पावर 3। तो पावर 3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आएगी A/4/3 पाई A, और ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ये पावर है 1/3 और ये क्यूब है तो घात कैंसिल हो जाएगी बट्टा में होने से। अब ए से ए भी क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ पर सॉरी यहाँ आर नोट साथ में रहेगा, 4π आर नोट, 4π आर नोट ए, और ए से ए कैंसिल होकर के वैल्यू आ जाएगी 3 ऊपर चला जाएगा 4π आर नोट। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 4 और 3 ऑलरेडी कांस्टेंट था, पाई भी कांस्टेंट है और आर भी, आर नोट एक रदरफोर्ड नियतांक भी कहलाता है जिसे हम वहां पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी कहते हैं, समानुपाती नियतांक, और इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है। आर नोट की जो वैल्यू होती है वो लगभग होती है 1.3 × 10⁻⁻14, ये वैल्यू है। लेकिन इसकी वैल्यू याद रखने से आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको तो केवल इतना याद रखिए कि आर नोट भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, अर्थात नियत। क्या है, नियत। इसीलिए किसी भी नाभिक का जो घनत्व है वो नियत होता है। यानी कि आप कोई सा भी एटम ले लीजिए, हाइड्रोजन से लेकर के अंतिम तत्व तक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कोई भी XYZ, उन सभी तत्वों के नाभिकों का घनत्व क्या होता है, नियत होता है। वह उसकी द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता। अगली चीज में तो क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि नाभिक का घनत्व है ए पर यानी द्रव्यमान संख्या पर किस प्रकार निर्भर करता है। ऑप्शन आ जाएगा ए की पावर 1/3, बी ए की पावर 3, सी ए की पावर 0, डी A²। अब ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, जल्दबाजी में ये वाला टिक लगा देते हैं। अब ये तो देख लीजिए भाई कि क्वेश्चन क्या पूछा है। अगर ये पूछा होता कि नाभिक की रेडियस यानी न्यूक्लियस की रेडियस ए पर किस प्रकार निर्भर करती है, तब तो मैं पहले वाला टिक लगाता। लेकिन ये घनत्व की बात कर रहा है तो घनत्व ए पर डिपेंड नहीं करता, भले वो किसी भी एटम का हो। हर एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसकी डेंसिटी अर्थात उसका घनत्व क्या रहता है, नियत। तो ये क्या जाएगा, ए की पावर 0, और इसकी जगह नियत भी लिखा आ सकता है। क्या लिखा सकता है, नियत या कांस्टेंट। तो किसी भी तत्व के नाभिक का जो घनत्व है वो क्या होता है, नियत होता है, जबकि उसकी त्रिज्या जो होती है वो ए की पावर 1/3 के समानुपाती होती है। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। देखिए ये हमने रदरफोर्ड मॉडल के अनुप्रयोग भी देख लिए। अब इसमें एक तो ये आ सकता है जो मैंने बताया कि आर एन ए पर किस प्रकार डिपेंड करती है। तो आर एन जो है वो ए पर किस प्रकार डिपेंड करती है, 1/3 के समानुपाती होती है, ए की पावर 1/3 के। लेकिन अगर डेंसिटी की पूछ ले तो ये ए पर निर्भर नहीं करती, अर्थात नियत रहती है। अब इस पर आधारित क्या है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे क्वेश्चन है कि एक न्यूक्लियस X व दूसरे न्यूक्लियस Y की द्रव्यमान संख्याएं क्रम से 27 व 64 है, तो इनकी रेडियस का अनुपात या इनका रेडियस रेशियो क्या होगा। तो दो न्यूक्लियस के लिए आपको एटॉमिक मास नंबर दे दिया 27 और 64, तो इनकी जो रेडियस वैल्यू वो क्या आएगी, तो Rx/Ry, यानी x और y न्यूक्लियस की रेडियस का जो रेशियो आएगा वो a की पावर 1/3 के। तो ax 1/3 और ay 1/3। अभी वैल्यू रख देंगे, यानी कि 27 का घनमूल और ये 64 का घनमूल, तो ये होता है 3 का घनमूल और ये होता है 4 का। तो आंसर आ जाएगा 3/4। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, तो दो न्यूक्लियस दिए जाएंगे, उनकी द्रव्यमान संख्या अर्थात एटॉमिक मास नंबर दिया जाएगा और उनकी न्यूक्लियस रेडियस का रेशियो पूछा जाए, तो न्यूक्लियस रेडियस का रेशियो जो होगा वो उनकी एटॉमिक मास नंबर की घनमूल के रेशियो के बराबर होगा। यानी जो इनके एटॉमिक मास के घनमूलों का रेशियो होगा वही उनकी न्यूक्लियस रेडियस का रेशियो भी होगा। आगे चीज़ में तो इस तरह से हमने रदरफोर्ड मॉडल और उसके अनुप्रयोग देखे। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, यानी इसकी डिलिमिट्स क्या क्या थी, कमियां। तो देखिए रदरफोर्ड मॉडल की सबसे बड़ी कमी जो थी वो ये थी कि ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बताता, यानी कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन
चक्कर लगाता है। और मैक्सवेल ये कहता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, मैक्सवेल का नियम हम पढ़ेंगे आगे चल के, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल क्या कहता है कि प्रत्येक चार्ज पार्टिकल जो है जब मोशन करता है तो वो एनर्जी लॉस करता है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी जब गति कर रहा है नाभिक के चारों, न्यूक्लियस के चारों, तो ये अपनी एनर्जी लॉस करेगा और इसका पाथ जो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा इस तरह से और अंततः सर्पिलाकार गति करते हुए कहाँ गिर जाएगा? नाभिक में। यानी कि एक नाभिक है और इसके चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहे हैं तो वो इस तरह से सर्पिलाकार मोशन में गति करता हुआ अंत में कहाँ गिर जाएगा? नाभिक में, और परमाणु का स्थायित्व ही समाप्त हो जाएगा। और ये घटना होने में बहुत कम समय लगेगा, लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड से भी बहुत कम समय। इतने कम समय में इस परमाणु का स्थायित्व ही समाप्त हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि परमाणु का जो स्थायित्व है, एक न्यूक्लियस स्टेबल है, लेकिन उसके स्टेबिलिटी की व्याख्या कौन नहीं कर पाता? रदरफोर्ड नहीं कर पाता। हर सर में। इसके अलावा दूसरी कमी क्या थी कि इसने ये तो बता दिया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, लेकिन उस पर वर्ताकार पथ पर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस प्रकार स्थिर रहती है, इसकी व्याख्या भी ये नहीं कर पाया। और रदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां थी उन कमियों को फिर कौन दूर करेगा? बोर। तो आज हमने 2 मॉडल पढ़े, एक तो जे थॉमसन का और एक रदरफोर्ड का। तो आप अपने रिवीजन करते समय जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासें ले रहे हैं मेरे से, वो ध्यान रखिए कि आप अपने नोट साथ में रखें ताकि आपको रिवीजन में सावधानी हो। और जो नए बच्चे क्लास ले रहे हैं उनसे निवेदन है कि क्लास के साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते चले ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। वैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है इसकी PDF फाइल अपने टेलीग्राम ऐप पे आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम ऐप का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओगे नीचे तो आपको टेलीग्राम ऐप की लिंक मिल जाएगी और उस लिंक पे जाओ कि आप टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पर और भी कई सूचनाएं आपको मिलती रहती है, कोई नई वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड या कोई और आपकी स्टडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें। बाकी इस चैप्टर को जैसे ही पूरा होगा इसके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस हर चैप्टर के हम खूब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ साथ सोल्व करते हुए चलेंगे और आपको हर चैप्टर से जितनी पॉसिबिलिटी होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की उसकी भी PDF आपको चैप्टर के अंत में मिल जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बोर मॉडल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।